Pressure of colloids ordered. सर इलेक्ट्रिकल लाइट गई। सर आ गया सर ने वो लीव मीटिंग कर दी। गलती से यार हाँ, ये सर अमित इसके सर बदले को तो उसको 5 मिनट लगे थे। क्या यार, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। प्रिपरेशन, हाँ बोलो। सर अभी सरफेस केमिस्ट्री है या वो पी ब्लॉक है? कोलाइड्स किस में आता है? पी ब्लॉक। क्लोराइड्स में क्या हो? हाँ तो क्लोराइड फ्लोराइड सारे सारे पी ब्लॉक में, लेकिन कोलाइड सरफेस में। सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, देखो जो लियोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ना, लियोफिलिक लियोफिलिक कोलाइड्स, ये इट इज easily prepare by mixing DP and DM by mixing DP and DM। DP DM को अपन इजीली मिक्स करते तो ये बन जाता है। बट अगर लेयोफोबिक की बात करें अपन, तो उसको बनाना क्या है, डिफिकल्ट है। तो जितने भी अपन मेथड देखेंगे ना, वो लायोफोबिक के लिए। For the preparation of lyophilic colloids, for the preparation of leophobic colloids, we have दो मेथड होते हैं, ठीक है। पहला मेथड होता है जिसको डिस्पर्जन मेथड बोलते हैं अपन, डिस्पर्जन। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन एग्रीगेशन, या फिर क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन मेथड बोलते हैं, कंडेंसेशन मेथड। इसके अंदर जो अपने को पढ़ने के लिए आएगा ना, केमिकल मेथड से रिलेटेड होंगे, केमिकल मेथड। और उस केमिकल मेथड में सबसे पहले डबल डिकम्पोजिशन, सेकंड में ऑक्सीडेशन, थर्ड में रिडक्शन, फोर्थ में हाइड्रोलिसिस। नोट कर लो। ये डिस्पर्जन में नहीं लिखना कुछ? डिस्पर्जन में अपने पास तो एक तो आता है पेप्टाइजेशन और दूसरा मैकेनिकल डिस्पर्जन। उसी के अंदर ब्रेडिक्स आर्क होता है, मैकेनिकल डिस्पर्जन। चलो टेप लो आप जल्दी से। सर अभी थोड़ा टाइम दो, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों, तब से क्या कर रहे थे? तो थोड़ा खाना खा रहे थे। 15 मिनट का ब्रेक दिया। तुम्हारी तो क्लास ही नहीं चलती रहे। पहले क्लास 6 बजे होती है पूरे दिन भर। बोर्ड क्लास अटेंड करते हैं हम। मेरे में तो आते नहीं हो तुम। सर पर फिजिक्स का तो करता हूँ ना। फिजिक्स फिर का ये करते डबल हो डी ना। क्यों मेरे लिखा है? डबल डी नहीं रहा, डबल डिकम्पोजिशन है। अच्छा ठीक है। हो गया क्या? नहीं सर। और जिनमें मजे में चल रही है ना जिंदगी। यस सर, बहुत मस्त। आज तो दिन ही खराब है। दिन खराब है क्यों, फूट गए क्या आज? रात नहीं। बाकी है। काम तो वैसे किए थे सर उसमें। अच्छा, बच गए कूटते कूटते फिर। हाँ बाल दिन बाल। सही है। आज का दिन तेरे लिए एकदम काफी अच्छा है।
सर अभी पूछे तो बोल फिर रहा उसने क्या किया था? रहने दे पूछने की मार। बात थोड़ी है। पूरे गांव में फेमस है जिन में क्या करता है, क्या जिन में क्या किया है तूने? अरे कुछ नहीं सर। वो भी एक बार नहीं, दो दो बार ऐसे काम किए। अरे दूसरी बार तो सर अगर मैं बोल दूं चलेगा ना सर? चलो हाँ चलेगा, बोलो नहीं ना कोई। मारने का, रहने दे। एकदम फिर ये मना कर रहा है। बोल जिन में बोल। क्या? सर बैठे हैं ना। चल बोलो सर रहमान में। केमिस्ट्री के ग्रुप में मैसेज डाल देता है, मैं खुद चीटिंग करने वाला हूँ। मैं सर वो वो चैप्टर स्कूल ही नहीं के आता ग्रुप का। था। क्या डाला था? मैं यार चीटिंग करने वाला हूँ। हाँ वो स्कूल के ग्रुप में आज टेस्ट थी ना, उसके लिए। ओहो। सर सर ये फिर बी वाले मेथड कौन सी है? ऑक्सी ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, फिर हाइड्रोलिसिस। तो डबल डिकम्पोजिशन कहाँ है? ऊपर में है। ऊपर। लिख ली वो तो। हो गया सर। सर एक सेकंड ना। पेप्टाइजेशन है ना? अब पेप्टाइजेशन, फिर दूसरा मैकेनिकल डिस्पर्जन। हो गया, हटाऊं क्या? हाँ सर हो गया। सर आप डिस्कनेक्ट हो गए हो। तुम डिस्कनेक्ट हो गए, मैं तो यही हूँ। देखो इधर, सबसे पहला डिस्पर्जन मेथड के ऊपर चल रहा है। डिस्पर्जन में जो सबसे पहला मैकेनिकल डिस्पर्जन था ना, वो समझा रहा हूँ। मैकेनिकल डिस्पर्जन डायग्राम है इसमें, तो डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ अभी। ये एक बड़ा सा ऐसे, फिर आप इसके बना बाद हो गए हो। ये दिस दैट। और इसके अंदर ना आइस क्यूब लगाया ऐसे। दिस, ये जो रेड कलर वाला दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? रेड आइस क्यूब। रेड आइस क्यूब, रेड वाइन में चलती है ये बस। ठीक। और व्हाइट वाला आइस क्यूब, उसको छोड़ व्हाइट वाइन। देखना। सर आपको मैकेनिकल कलर पता है? क्या? आपको सबके कलर भी पता है? सबका नहीं पता है भाई, जो जो मेरे को पढ़ने आए वो पता है ना। देखना इधर, तो ये ना आइस रखा हुआ है। वो तुम लोग का दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है तो ठंडा करने के लिए रखा गया है। लाल तो आई। इसमें ना, हाँ, इसमें दो, ये गोल्ड का रोड लिया गया है, सोने का रोड है। अभी बड़ी पार्टी गई है। ठीक है। गोल्ड का सोल बनाने के लिए यूज करता है। और इसको ना बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो देखो, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे ना, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें पास होता है ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पे चिंगारी प्रोड्यूस होती है, सुलगती है ना, ये यहाँ पे चिंगारी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? चिंगारी प्रोड्यूस होता है। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो होता क्या है ना यहाँ पे, ये जो गोल्ड का रॉड है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, ये मेल्ट होना डूबता स्टार्ट, है। मेल्ट होकर के फिर किस में आता है? नीचे पानी में सॉल्यूशन। जाता है। लेकिन ना सॉल्यूशन के अंदर जो कि ये पानी, हाँ, जैसे ही इसके अंदर आता है ना तो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। तो फिर से गोल्ड के जो पार्टिकल होते हैं ना, एवोपोरेट होके फिर से कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। बाहर।
इसका नीचे क्या लगाया गया, आइस क्यूब, कि जैसे ही इसके नीचे आए ना क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए। ठंडा ठंडा कूल कूल। लेकिन फिर उसमें दिक्कत है, दिक्कत क्या है ना, जैसे एक गोल्ड पार्टिकल ये है यहाँ पे, ये है ऐसे, तो बहुत सारे गोल्ड पार्टिकल जो होते हैं ना वो मिल करके क्या कर लेते हैं, फिर से प्रिसिपिटेट बना लेते हैं, एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेते हैं, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसके नीचे गोल्ड पार्टिकल मेल्ट होकर के तो गिरता है। अब दो गोल्ड पार्टिकल को रोकने के लिए कि आपस में दोनों कनेक्ट ना हो, उसके लिए ने क्या ऐड करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, KOH या NOH। उसका क्या काम होता है, दोनों गोल्ड पार्टिकल को आपस में चिपकने नहीं देता है। ठीक है, तो गोल्ड पार्टिकल का आजू बाजू घेर लेता है। हाँ मतलब गोल्ड पार्टिकल को वो घेर के रखता है, लेकिन गोल्ड पार्टिकल दो आपस में चिपक नहीं पाते उसके कारण, तो इसलिए उसके सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसमें लिखवाने वाले को कुछ डायग्राम हाँ, है, वाला हो ना, तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। रुको रुको। हाँ अब बना लो, मैं लिखता हूँ। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन सर ये जो KOH डालते हैं वो ट्रेस में डालते हैं ना, छोटा सा एकदम। कोलाइडल सॉल्यूशन। ये वो मेन सोल्यूशन क्या होता है? क्या होता है, KOH को किस में डालते हैं? इस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं कि जो गोल्ड का पार्टिकल है ना, दोनों आपस में कनेक्ट ना हो पाए, इसलिए डालते हैं हाँ, सॉल्यूशन। वो सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहाँ पे पानी और गोल्ड का है। जो कभी आप एग्जांपल गोल्ड एक्सपेरिमेंट प्लस H2O। ये लो सॉल्यूशन ऑफ, ये जो आपने वहाँ पे क्या बनाया था ये? वहां पे रुको मैं ना टेस्ट करके बता दूं। ये वाला समझाने के लिए बनाया था। मेटल्स लाइक सर गोल्ड, बोलो। आप कभी ये एक्सपेरिमेंट करके तो दिखाना एक बार, गोल्ड वाला। ये सब किया नहीं जाता, बस पढ़ा जाता है, गोल्ड की रॉड कहाँ से लाएगा? इसीलिए मैंने बोला ना, बस पढ़ा जाता है, किया नहीं जाता है। सर वहाँ देखो ग्रीन कलर का जो, अरे ये मैंने बोला आर्क प्रोड्यूस होता है, चिंगारी निकलती है, वो बनाया था मैंने। चिंगारी। This method involves passing of an electric arc through electrodes made of, जिसके बनाना चाहते हो उसका आपको इलेक्ट्रोड रखना होगा, डिजायर्ड मेटल्स। The metal is suspended of water the metal is suspended in a drop of water। हाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ फिर से ना। अब डायग्राम हटा दें क्या? यस सर। यस सर। चलो, the metal is suspended in a trough of water
pulled by the surrounding ice. नोट कर लो. बताऊं? नहीं. हाँ सर. Sir is suspended in a ट्रफ लिखा हुआ है. मतलब वो बड़े से कंटेनर. वो वेव्स वाला ट्रफ नहीं ना. नहीं. चुल्लू भर पानी. चुल्लू भर पानी. हटाए ना. सर एक सेकंड आओ. जी सर हो गया. पेप्टाइजेशन काफी आसान है. पेप्टाइजेशन ना, अगर कोई प्रिसिपिटेट है उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, उसको क्या बोलते हैं अपन? पेप्टाइजेशन मेथड बोलते हैं. ठीक है, पेप्टाइजेशन लिखता हूं मैं. पेप्टाइजेशन ये ऐसा होता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ converting freshly precipitated substance into किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन. CS मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन. इसके लिए क्या करते हैं अपन? एक वाटर रखते हैं और जो पीपीटी है ना वो हो गया प्लस KOH. तीनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं. तो मिक्स करने के बाद क्या बन जाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन. KOH क्या करता है? इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड स्टेबिलिटी जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा. नोट करो आप. इसमें दो ही होते हैं ना, एक पेप्टाइजेशन करवाया, दूसरा कौन सा? ब्रेडिक्स आर्क. अब उसमें आते हैं केमिकल मेथड, कंडेंसेशन या एग्रीगेशन वाला. यार आप इसका किसी का कुछ वीडियो दिखाओगे? किचन में रायता फैल गया, दूध डाला था और इधर आ गया. हो गया डन. सही में रायता फैला कि मतलब कुछ और फैला हो रहा है? वही रायता फैल गया पूरी किचन में, गंद गंद हो गया. अरे सर आप पहले वो साफ कर लो, पढ़ाई से बाद में होती रहेगी. जग आ रहा है ना अभी. चलो सर हाँ, हटाए ना इसको. इसका किसी नहीं हाँ. आप इसका किसी को वीडियो दिखा के समझाओगे? किसका वीडियो? ये कुछ पेप्टाइजेशन या ब्रेडिक्स आर्क का है, कैसे चिंगारी लगती है. अभी वीडियो का टाइम नहीं है, अभी जाने देते हैं. चलो देखना. नेक्स्ट है सेकंड में. सर ये KOH डालते हैं वो डाइल्यूट होता है ना? KOH डाइल्यूट होता है ना? अरे जो सॉल्यूशन होता है वो भी डाइल्यूट होता है ना. KOH तो सॉलिड फॉर्म में होता है, डालते हैं उसमें. जैसे कंसंट्रेटेड हुआ और गोल्ड के साथ रिएक्ट करके आता. क्या बोल रहे हो? KOH अब उसमें पानी डाल के थोड़ी ना डालते, वो तो ऑलरेडी अपने पास क्या होता है, एक बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में डालते हैं, एकदम कम अमाउंट में डालते हैं. नेक्स्ट. अब इसके बाद एग्रीगेशन और कंडेंसेशन वाले आते हैं. एग्रीगेशन या फिर कौन सा?
कंडेंसेशन मेथड। सबसे पहला फर्स्ट डबल डिकम्पोजिशन। ये केमिकल रिएक्शन के ऊपर ही चलता है, डबल डिकम्पोजिशन। देखो AS2S3 AS2O3 प्लस H2S, ये यहाँ पे AS2S3 प्लस H2O। आर्सेनिक सल्फाइड का क्या हो जाता है, यहाँ पे कोलाइडल सोल बन जाता है। AS2S3 के ऊपर ने सल्फाइड के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। सेकंड में यार वही रिडक्शन भी लिखवाया था ना उसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन में AuCl3 गोल्ड क्लोराइड प्लस में SnCl2, यहाँ पे गोल्ड सोल बन जाता है, प्लस में SnCl4। ये पहले वाले में डबल डिकम्पोजिशन कहाँ हुआ? ये तो एक ही वो हुआ। और पहले वाले में डबल डिकम्पोजिशन कैसे हुआ? ये तो एक ही रिएक्शन है। दोनों के एनायन या कैटायन एक्सचेंज हुए ना, कैटायन एनायन एक्सचेंज हो गया ना, इसका ऑक्सीजन माइनस इसका हाइड्रोजन के साथ, इसका सल्फर इसके साथ, ऐसे हुआ है ना। इस पे H प्लस O माइनस के साथ S माइनस S के साथ रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन की जगह डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए? डबल डिकम्पोजिशन सही बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट तो वही होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, बट उसका एनसीईआरटी भी इसी नाम से दे रखा है, तो इसी नाम से अपन चलते हैं। डबल डिकम्पोजिशन मैंने काट दिया था और काट के डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ना। 3 चलो 6 6 3। नेक्स्ट AuCl3 रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं इसको। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये 3। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है, OX लिख रखा है, Br2 एक्वस प्लस H2S, ये क्या बन जाता है? सल्फर प्लस HBr। ये यहाँ पे क्या होता है? कोलाइडल सॉल्व होता है, नोट करो आप। एक और है बस रिएक्शन, तो यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन FeCl3 एक्वस प्लस में 3H2O FeOH होल थ्राइस, ये कोलाइडल सॉल्व होता है यहाँ पे, प्लस HCl। ये आपने सल्फर के नीचे क्या लिखा है? कोलाइडल सॉल्व। CS जहां में लिखा है वो क्या है? कोलाइडल सॉल्व होगा। HBr का गटू लगा दो। चलो रिएक्शन बैलेंस करके लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 लगाया, रिएक्शन बैलेंस हो गया है, इसको भी कर देता हूँ। FeCl3 है, ओ बैलेंस यहाँ पे 3 हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट हटाओ ना, हाँ सर। रुको, चौथा रखो सर। यस सर, हो गया। इसके बाद है देखना नेक्स्ट।
नेक्स्ट में ऐसा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाओ मत। प्यूरिफिकेशन देखो होता क्या है ना, जब इसको प्यूरिफाई करोगे ना, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको जब आप प्यूरिफाई करोगे तो आपके पास प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, और फिर क्या हो जाएगा, जो भी एक्सेस इम्प्योरिटी जो होती है ना, वो इम्प्योरिटी जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट अलग हो जाती है। अब एग्जैक्टली ऐसे लिख देता हूं, द प्रोसेस ऑफ reducing the impurities to the minimum desired level is called purification। और टोटल 3 मेथड होते हैं, ठीक है। प्यूरिफिकेशन मेथड जो होंगे ना, टोटल कितने होते हैं, 3। सबसे पहला है फर्स्ट वाला, डायलिसिस होता है, और इसके बाद सेकंड में इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है, और इसके बाद थर्ड में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, नोट कर लो। हो गया? 1 मिनट सर, आप ईजान से तो बात करो, तो नोट कर रहा है कि नहीं। ये 3 स्टेप होते हैं कि ये 3 मेथड है? 3 मेथड है, एक डायलिसिस मेथड है, और एक इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है, और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो कोलाइड को प्यूरिफाई करके क्या बनाएंगे? भाई कोलाइड के अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटीज होते हैं, तो इम्प्योरिटीज हटाना होता है। ओ वैसे प्योर बनाएंगे उसको, शुद्ध एकदम। मिक्स वाला माल नहीं चलता है रेजिन में, प्योर चाहिए बिल्कुल ना इसमें। मुझे लगा उसको सॉल्यूशन बना देते हैं प्यूरिफाई करके। कोलाइडल भी एक तरह का क्या है, सॉल्यूशन ही है ना। नहीं, अरे ट्रू सॉल्यूशन। हटाए ना अभी इसको, देखना। तो पहला है डायलिसिस करते हैं ना वो ब्लड में, बोले ब्लड को प्यूरिफाई, हाँ, तो बिल्कुल धीरे धीरे डायलिसिस करते हैं। और एक किधर, जिसको बेटा ब्लड कैंसर होता है ना, एक तरफ से उसको ब्लड दिया जाता है, दूसरे तरफ से निकाला जाता है। डायलिसिस वाला भी प्रोसेस चलते रहता है, देखना। सबसे पहला है प्यूरिफिकेशन में डायलिसिस। डेफिनेशन बड़ा है, समझा दे, काम चल जाएगा क्या? दिखाना पड़ेगा। क्या? दिस इज द प्रोसेस
एनसीईआरटी में लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में लिखा है, हाँ समझ जाओगे ना। हाँ चलो फिर फिर तो आप फोटो भेज दो, हम लेंगे। देखना, पहले समझा देता हूँ। एक मैं टर्म आपको समझा देता हूँ, क्रिस्टलोइड, कि क्रिस्टलोइड क्या होता है। क्रिस्टलोइड जो होते हैं ना, जिसका लिख देता हूँ, सब्सटेंस whose solution can pass through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऐसे समझना, क्रिस्टलोइड वो होता है ना जो इम्प्योरिटीज का काम करता है उसके अंदर। किसके अंदर? कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्रिस्टलोइड क्या होते हैं? इम्प्योरिटीज होते हैं, या इसी को आप क्या बोलते हो फिर वहां पे? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो। तो जब पार्चमेंट मेम्ब्रेन से आप पास करवाते हो ना, तो बाउंड्री वॉल पे कौन टिकेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। और जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ? नीचे। मान लो आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें प्योर भी है और इम्प्योर भी है। ये कोलाइडल, ये ऐसा है, ठीक है। इसमें क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन में ना, इसको क्या करते हैं अपन, एक ऐसे बड़े वाले कंटेनर में इसको अपन गिराते हैं, और इस बड़े वाले कंटेनर के ऊपर एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा देते हैं। पार्चमेंट मेम्ब्रेन। तो जैसे ही आप कोलाइडल सॉल्यूशन को यहाँ पे गिराओगे ना, तो ऊपर में जो टिकेगा वो क्या रहेगा? ऊपर में आके जो फिल्टर हो जाएगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, कोलाइडल पार्टिकल। और नीचे आके जो गिरेंगे वो क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटीज हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज। हाँ तो मतलब ये सॉल्यूशन ऐसे बाहर ऐसे, अब समझो वो पानी जैसा है तो वो ऐसे बाहर नहीं निकल जाएगा पेपर से ही। पेपर से कैसे निकल जाएगा? ये लगाया ना फिल्टर पेपर, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। हाँ तो मतलब अगर पानी जैसा है रहेगा और पानी तो अंदर वो चला इम्प्योरिटी तो पेपर के ऊपर आएगी ना, और वो जो प्योर हाँ वाला वही सॉल्यूशन है वो वो नीचे नीचे अंदर आएगा। जाना चाहिए। और एक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ना, इम्प्योरिटीज का साइज क्या होता है? छोटा होता है। छोटा कोलाइडल का होता साइज है। छोटा होता है। आप उल्टा समझ रहे हो। हाँ ठीक है, इसलिए जो इम्प्योरिटीज होती है ना वो आवाज नीचे, कम आ रही है। आज जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे गिर जाती है। ऊपर में क्या टिकता है? बस कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइडल पार्टिकल। अब जो भी कोलाइडल पार्टिकल आपको मिल गए है ना, इसको अच्छे से बड़े से थैले में रैप करो, और इसको यहाँ से क्या करो, इसको उठा करके ना अपन यहाँ पे एक स्टैंड के हेल्प से, इसके अंदर आपने क्या लिया है? यहाँ से ये वाला कोलाइडल, और इसको पानी में डालना है, निकालना है ऐसे। ठीक है, ये पानी है। मतलब पानी ये के, टी बैग में जैसा होता है। हाँ वही। अच्छा अब ठीक है, अब समझ में आया। बस फिर वरना ऐसा गीला गीला होगा तो बाहर ही चला जाएगा ना पूरा पानी। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे इसके अंदर अगर फिर भी कोई इम्प्योरिटीज बची होगी ना, वैसी पार्चमेंट मेम्ब्रेन को इसमें डाला जाता है, निकाला जाता है। जो ग्रीन टी होती है ना, ग्रीन टी समझ लो पार्चमेंट मेम्ब्रेन में है, और उस ग्रीन टी के अंदर, ग्रीन टी जो है ना अपना क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। और उस ग्रीन टी के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटीज होगी तो पानी में डालो निकालो, डालो निकालो, क्या होता है? वहां से इम्प्योरिटीज निकल जाती है। तो ये डायलिसिस होता है। इम्प्यूरिटीज पानी में जाती है कि थैले में रहती है? पानी में जाएगी। ओके। थैले में क्या बचेगी? बस कोलोइड। कोलाइडल। लेकिन ये फिर समझो, उसको बाद में वापस पानी में डालेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा ऐसा? हाँ मतलब कोलाइडल पार्टिकल मिलता है एक तरह से ऊपर में। अब ये सोचो ना, ये प्रोसेस काफी स्लो है कि नहीं है? सर वो कोलोइडल पार्टिकल में दोनों डीपी और डीएम दोनों है? बिल्कुल होंगे। ओके तो सही है। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे निकल जाते हैं। तो इस थैले के अंदर क्या बचा? बस कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसको अपन डायलिसिस बोलते हैं इस प्रोसेस का। लेकिन ये प्रोसेस क्या है? काफी स्लो है ना, काफी स्लो है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ना अपन इलेक्ट्रोडायलिसिस लगाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है ना, ये तभी होल्ड अप करोगे जब इसके अंदर इम्प्योरिटीज, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट हो। इम्प्योरिटीज क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट। राइट।
अगर समझो ना कि कोई इम्प्योरिटीज अगर इलेक्ट्रोलाइट है और आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाया है, यहाँ पे क्या लगाया, 2 इलेक्ट्रोड। मान लो इसके अंदर इम्प्योरिटीज NaOH है, तो Na प्लस और OH माइनस, फिर Na प्लस और माइनस OH माइनस। एक को आपने कैथोड माना, एक को एनोड माना, तो Na प्लस किधर की तरफ निकल जाएगा, कैथोड की तरफ, और OH माइनस किधर, एनोड की तरफ। एनोड। क्या होगा, इससे इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी ना इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने में, और ये काफी फास्ट प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस होता है, इसलिए इसको और जो इलेक्ट्रो। बाद में जो उसमें जो बचेगा इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो अब सोल्यूशन बचेगा वो कोलोइड होगा ना। हाँ हाँ, लेकिन ये तभी लगाओगे ना जब इम्प्योरिटीज क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट। आप समझो, अगर इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, तो जब इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइट होगा ही नहीं, इसका क्या मतलब हो गया कि आप इलेक्ट्रोडायलिसिस लगा ही नहीं सकते ना। वो तो आयंस तो होगा धीरे तभी, करना है वो। आयंस ही नहीं होंगे तो जाएंगे। नोट कर लो आप, डायग्राम ही है ना। इसमें डायग्राम ही करे ना। हाँ हाँ, डायग्राम। डेफिनेशन एनसीईआरटी में है, आप वहां से लिख सकते हो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी समझ लेते हैं यार, वो भी काफी आसान है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखो क्या है, एक ना नॉर्मल फिल्टर पेपर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर। नॉर्मल जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, उससे क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन पास नहीं होता है, ध्यान रखना। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर के ऊपर में जिलेटिन लगाते हैं अपन, और जिलेटिन लगाने से इसका जो होल होता है ना, वो किसके रेंज में आ जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के रेंज में आ जाता है, जिसके कारण जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है ना, अब एक ये जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है वो किसकी तरफ काम करने लगता है, अल्ट्रा फाइन फिल्टर पेपर। हाँ, तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगता है। उससे अब फिर से निकालो डालो तो क्या हो जाएगा, वो अल्ट्रा अब फिल्ट्रेशन। इसमें भी ऐसे होगा ना कि ऊपर कोलोइड और नीचे इम्प्योरिटी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये फिर उसके बाद जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन मिलता है, फिर उसको फिर पानी में टी पैक के जैसे ऊपर नीचे करते हैं। नहीं नहीं, ऊपर नीचे उसमें करने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बस यही है कि नॉर्मल फिल्टर पेपर को अपन क्या करते हैं, पार्चमेंट फिल्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको वापस लगाना पड़ेगा। नॉर्मल फिल्टर पेपर जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है ना, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं अपन, वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन। नोट हो गया, कहानी खत्म। एक बार वो अनडू करके दिखा देना और रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। वो तो अब ये आ गया रे। आगे चला, आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा। हाँ सर हो गया, अब ठीक है। अब आ गया पूरा। ऑप्टिकल लगा के किसी ने पी लगा दिया। हाँ, देखना मैंने कहाँ तक करवाया था आपको इसमें, पी ब्लॉक में। 17 करवा रहे थे, कुछ करवा रहा था, कुछ तो करवाया होगा ना, इतना तो मेरे को याद है। 17 करवाया था, आधा अधूरा थोड़ा बहुत। कहाँ तक करवाया था, स्क्रीनशॉट देख के बताते हैं। तो आप लोग के टेस्ट में पी ब्लॉक में ना बस 17+18 होगा। वाह, थैंक यू और सर। मतलब ऐसा 10 क्वेश्चन एटॉमिक से मिलेगा, 10 पी ब्लॉक से मिलेगा, 3 इंटीजर मिलेंगे आपको पी ब्लॉक से, 2 इंटीजर मिलेगा एटॉमिक से। सर और एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कैसे, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके, इजी तो नहीं। मतलब सर मेंस और एडवांस का पेपर सेम है या फिर अलग? मेंस दोनों का सेम है। मतलब वो आपने शीट दी एडवांस थी का वैसे ही ना? हाँ हाँ, जो सीट करवाई थी ना, बस उसी सीट में एक। हाँ उसी शीट में आएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स हेलोजेंस का वो। ओके, आपने न्यूक्लियर फ्यूल करवाया था लास्ट में शायद। हाँ देखना आप इसके वो बाद। O2F2 वाला। हाँ, फिर ना वो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन करवा रहा था, इसका मतलब जिसमें बता रहा था कि अच्छा फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है।
अगर क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करें अपन, क्लोरीन ऑक्साइड जो होंगे वो ऐसे, ठीक है, कौन कौन सा, Cl2O हो गया, ClO2 हो गया, Cl2O6 हो गया एंड Cl2, Cl2O7। ये सर हाईली ClO3 नहीं? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है क्या? सर ClO3 तो वो 6, हाँ तो इसमें भी तो 6 ही है, Cl2O6 में भी। क्या बोल रहे हो? Cl2O6 में भी तो Cl2O6 में 6 है, लेकिन मतलब सिंगल वाले के साथ एग्जिस्टेबल नहीं होता है ये। ओके। -1 जनरली ऑक्सीडेशन of -101357। बाकी जो बीच वाले आते हैं वो मिक्स एनहाइड्राइड हो जाता है। चलो, एनहाइड्राइड होता क्या है? हर जगह एनहाइड्राइड, हाइड्रास। पानी निकाल देने का। पानी निकालना, जैसे HNO3 का एनहाइड्राइड पूछा आपसे, तो 2 मोल कर लो इसके, 2 हाँ। मोल कर क्या आएगा, H2 आएगा, N2 आएगा, O6। तो इसका कुछ सा नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो उससे क्या करो, एक H2O निकाल दो, तो क्या बचेगा? N2O5। इस तरह से। ये एनहाइड्रस ZnCl2 ऐसा हो तो उसका मतलब क्या तो होता आज क्वेश्चन था सर, लुकास रिएजेंट क्या होता है? क्या? लुकास रिएजेंट है? वो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस ZnCl2 होता है। उसके आगे भी एक में एनहाइड्रस दिया था और एक कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक दिया। एसिड। प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। हाँ हाँ वही यही, वही। क्या वही एनहाइड्रस, दूसरा ऑप्शन गलत ऑप्शन तो यही था जो तूने बोला। ये अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का तरीका है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को, अल्कोहल की टेस्टिंग की जाती है। आज हमारा ये क्वेश्चन था, और उसमें सर वो दूसरी बात जानिए चिन्मय ने क्या किया था? हाँ वो तो तूने बताया ना, चीटिंग किया है। नहीं नहीं, चीटिंग कैसे उधर किया से वो? बात की थी इससे पहले। वो तो बोला कि करेगा, और सही में की भी, पर कैसे की वो भी आ गया था मीटिंग में। करना क्या है वहां पे, डबल थर्ड आई थोड़ी लगा होगा पेपर। अरे सर वीडियो देख रहा था, मतलब सॉल्यूशन के, वो डाउट उसका नट माइक चालू रह गया फिर। मैं माइक चालू कर फोन पे बात कर रहा था किसी से, कुछ भी मतलब। अरे डॉट नेट चला रखा था, माई कौन था? नहीं नहीं, वाह बेटे, मौज कर दी तूने तो, देखो इधर। हाईली रिएक्टिव होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये एक्सप्लोसिव भी होते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है? तो जबरदस्ती किसी के घर पे मत फेंक देना, तो कुछ भी हो सकता है। ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, देखना I2O4 और एक होता है I2O7। ये एनसीईआरटी में एक चीज गलत लिखा है उसने। गलत क्या लिखा अभी मैं बताता हूँ, इनसॉल्युबल इन वाटर। उसने दे रखा है कि I2O5 जो होता है ये भी इनसॉल्युबल होता है। दो टर्म, एक तो ऑलोट्रॉपी के बारे में उसने बस किसका लिखा है, नाइट्रोजन का ही लिखा है, बिस्मथ का नहीं लिखा है। दूसरा I2O5 के बारे में उन्होंने क्या बोला, इनसॉल्युबल होता है। बट अगर बात करें I2O5 जो होता है, ठीक है, सोल्यूबल होता है और बिस्मथ कैलोट्रॉप्स होता है। I2O5 जो होता है ना नेचर में, ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसके कारण ये हाईली सोल्यूबल होता है। इतना गलत तो नहीं हो सकता है ना एनसीईआरटी? हाईली सोल्यूबल को इनसोल्यूबल क्यों ना बोलेगा? लेस सोल्यूबल को इनसोल्यूबल बोल सकता है। जी बिल्कुल, हाईली सोल्यूबल होता है। एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं, इतने बड़े पेज लिखे हैं उसने। छोटे छोटे करके लिखना चाहिए तो सर बड़ा मतलब बड़ा एक अगर ही एग्जाम, ऑलोट्रॉप्स में उसने बस क्या दिया है, एक नाइट्रोजन के नहीं होता, बिस्मथ का भी नहीं होता, ऐसा है ना? हाँ, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन है, ठीक है। और एक उसने ना ब्रोमीन के लिए ना, देखना आप एनसीईआरटी में, आपने पढ़ के नहीं आया होगा इतना, मेरे को ऐसा लग रहा है। ब्रोमीन के जो आए हो पढ़ के, तो ब्रोमीन हाँ का जो सर, है ना, उसमें कहीं पे ऐसा लिखा मिला आपको, मैं लिखूंगा तो, मेडिल रो एनोमली। ब्रोमीन वाले ऑक्साइड में देखना ये टर्म लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 3D इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के अंदर आता है। अब 3D इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे क्या होता है, पुअर चिल्डिंग इफेक्ट होता है, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मिडिल रो एनोमली का मतलब ये होता है यहाँ पे। और ये मैंने सबके ऑक्साइड लिख रखे हैं आपको।
नेक्स्ट सर 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 रखो रखो वो, हाँ। हो गया। नहीं 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 नहीं। स्क्रीनशॉट ले ले नहीं नहीं नदी नहीं बता। सर। हटाए ना। सर ये I2O फॉर मतलब ये आपने क्या बताया एनसीईआरटी में? I2O5 का बताया एनसीईआरटी। I2O5 ठीक है। मतलब मिडिल रो एनोमली तो सही लिखा है ना उसने? हाँ बिल्कुल सही। ये वाले पॉइंट में बस मिस्टेक है, उसने इन तीनों को क्या बोला, इनसॉल्युबल है। क्या ये मिडिल रो एनोमली क्या होता है, बता सकते हैं फिर से? वही मतलब मिडिल रो एनोमली का मतलब हुआ ना कि 3D इलेक्ट्रॉन आते हैं और 3D इलेक्ट्रॉन मतलब 3D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, और 3D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, जिस वजह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होती है। हो गया। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, इसके ऑक्साइड के बारे में उसने ऐसे लिख रखा है कि जो आयोडीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड आपने पढ़ा नहीं होगा सही से। आयोडीन के बारे में उसने बोल रहा है ना कि इसकी काइनेटिक रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, काइनेटिक रिएक्टिविटी। और इसका क्या होता है, क्लोरीन के लिए ना मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी किससे ज्यादा होता है, काइनेटिक रिएक्टिविटी। अब ब्रोमीन के लिए उसने क्या ले रखा है कि ब्रोमीन के अंदर क्या आ जाता है, मिडिल रो एनोमली आ जाता है, तो ये ऑक्साइड का स्टेबिलिटी का बिहेवियर सर होता है। ये काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक आप समझाओगे? ये काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली ये आपको ऑर्गेनिक मंच से समझ में आएगा। अभी बस ध्यान रखना आपको, काइनेटिकली का मतलब बेसिकली होता है ना रेट ऑफ रिएक्शन, और थर्मोडायनेमिकली का मतलब क्या होता है कि जो भी हीट ऑक्साइड ऑफ रिएक्शन। जो भी ऑक्साइड बना होगा ना वो क्या होंगे, वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव रही होगी, इस तरह से। इसीलिए एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल में कि जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड होता है वो I2O का ज्यादा होगा, फिर Cl2O का ज्यादा होगा, फिर Br2O का ज्यादा होगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका ज्यादा होगा इन तीनों में, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में? क्लोरीन का। क्लोरीन का। हाँ क्लोरीन का तो बीच में ही यार, तुम्हें कैसे? सर, पर वो थर्मोडायनेमिकली मतलब वो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा है, वो ऑक्सीडाइज कर देगा ना दूसरे वाले को। वो मतलब पर्टिकुलरली दिया गया है कि जो क्लोरीन के ऑक्साइड होते हैं ना बहुत स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी काइनेटिक से क्या होती है, ज्यादा होती है। वो क्लोरीन के बारे में आपको बताया गया। मैंने इन तीनों में आपसे पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, काइनेटिक आयोडीन की। तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस। रिड्यूस होगा। तो जो स्टेबल है वो रिड्यूस होना चाहेगा क्या, नहीं ना। नहीं नहीं। ऑक्सीडाइजिंग नहीं वो बिहेवियर तो मस्त। हाँ तो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये ऑक्साइड्स है ना, मतलब ब्रोमीन ऑक्साइड के लिए। ऐसे भी लिखवाया था ना मैंने, फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। F2 है या Fe है? एफ। अगर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर देखो, ये मैंने ऑक्साइड के लिए लिखा है आपको कि ओ Br2O का ओके ओके, मैं उसका बोल रहा था, नॉर्मल वाले का। ये आयोडीन का काइनेटिक रिएक्टिविटी थर्मोडायनेमिक से ज्यादा होता है, ऐसा होता हाँ हाँ। ये रिएक्टिविटी होती क्या? हटा दें। सर चलो रुको रुको सर, एक सेकंड। सर आवाज आ रही है? आ रही है अच्छे से। बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। नहीं, वो बीच में आवाज मुझे नहीं आ रही थी, फिर अचानक से आने लगी। अच्छा। तो मैच बहुत रोमांचक मोड़ पे है।
अरे अरे कहीं का मैं इधर रोमांचक मूड मैच की बात कर रहा हूँ, और रोमांचक, रोमांटिक नहीं सर। बारिश रुक गई मैच में और ना मैंने सारे पॉइंट नोट आउट कर रखे कि पहले पहले तू कैसा था अब कैसा हो गया है। तो सारे पॉइंट निकलेंगे उस दिन पेटीएम में रहे हमारे मम्मी। सर आप पैसा डरा रहे हो? नहीं डरा नहीं रहा हूँ। अब देखो जो पहले अच्छा था अब वो अच्छा नहीं कर रहा है तो एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं अच्छा कर रहा है। पेरेंट्स पूछते हैं ना कि पहले अच्छा कर रहा था अब क्यों नहीं अच्छा कर रहा है, तो मेरे को बताना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं अच्छा कर रहा है। तो चलो आप इसको क्या बोलोगे, वो तो बताओ कुछ। वो तुम ही हो मतलब पेरेंट्स रहे चलने की तरफ। नेक्स्ट मेरे आप बोलो तो हम ऐसे मेंटली प्रिपेयर है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कालीज। अल्कली के साथ रिएक्शन करने पे मैंने आपको बता रखा है NaOH जब भी कोल्ड एंड डाइल्यूट आएगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट बताओ तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ कहाँ जाता है? याद ही नहीं है कुछ। याद है तो बताओ। मतलब वो -1 से 7 के बीच में होता है ना। तुक्का लगाना चाह रहे हो तुम? हाँ -1 से 7 के बीच में होता है। -1 से +1 के बीच में जाता है। अगर ये करोगे तो ये क्या बन जाता है NaX प्लस NaOX H2O, जहाँ पे X इक्वल टू क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। एस ब्लॉक वाला है ना। अगर NaOH आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड रखा है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड प्लस X2 तो ये क्या हो गया NaX होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर +5 पे चल जाता है। ये भी मैंने बोला था, आप ध्यान रखोगे। O3X O3X लिख देता हूँ, वो पहले लिख दिया है तो H2O। यहाँ पे भी X की वैल्यू क्या होगी, क्लोरीन होगी, ब्रोमीन होगी और आयोडीन होगी। लेकिन अगर आपने दोनों का NaOH डाइल्यूट और क्या रखा कोल्ड, तो ये क्या हो जाता है बताओ। कोल्ड एंड डाइल्यूट रखने पे OF2 बन जाता है, प्लस में क्या OF2। अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड आप रखोगे, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये OF2 जो है ना बस O2 में आ जाता है। इस तरह से रिएक्शन चलती है, नोट कर लो आप। सर ये तो आपको क्लोरीन के प्रॉपर्टीज में पहुंच गए। क्लोरीन के प्रॉपर्टीज में भी करवाया था, जितनी बार रिवाइज हो सकती है सही है। हो गया डन? हाँ सर। चलो इसके बाद देखना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स पानी। पानी के साथ अगर अपन रिएक्शन करवा दें, ध्यान से समझना, H2O के साथ अगर आपने क्या करवाया, रिएक्शन करवाया, तो F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा ही होता है ना, रिएक्टिविटी F2 Cl2 Br2 I2। लेकिन ये तीनों जो होते हैं ना H2O के साथ चल पड़ता है, ये H2O के साथ रिएक्शन नहीं HI बना देता है और हाँ, रिवर्सिबल होता है और एंडोथर्मिक होता है। होता है देखना। और ऊपर से अगर आपने F2 प्लस H2O ले लिया तो क्या बन जाता है, ये HF प्लस O2। और काफी स्मॉल अमाउंट में ओजोन गैस भी बनता है, जिसको अपन नेग्लेजिबल करके चलते हैं। बट अगर आपने क्या किया, F फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन को अगर एक्सेस में रख करके आपने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, ऑक्सीजन के साथ, तो फिर ये क्या बन जाता है OF2 और O2F2। तो O2F2 तुरंत कन्वर्ट किस में हो जाता है, OF2 में, क्योंकि ये अनस्टेबल सर होता है। हाँ पर ये तो O हो गया ना, हमें तो H2O चाहिए। अभी करवा रहे हैं ना, उसी से चले थे ना H2O से। ओके। ये सब कहाँ है? ये सब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स H2O के अंदर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स H2O के अंदर फ्लोरीन आया तो फ्लोरीन से रिलेटेड रिएक्शन था, इसलिए साथ साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
अब देखना ये X2 प्लस H2O, X2 क्या होगा यहाँ पे, लेकिन ये जो X होगा ना, X क्या हो जाता है यहाँ पे, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह से। फ्लोरीन का तो ऊपर लिख दिया मैंने। अब X और X क्या होता है, ऐसे सिंगल बॉन्ड बनते हैं, एक पे स्लाइटली प्लस आएगा, एक पे स्लाइटली क्या आएगा, माइनस, और H प्लस OH माइनस है, H प्लस इसको मिलेगा, OH माइनस इसको मिलेगा, तो क्या बनेगा, HX और HOX। ऐसा क्या मिलेगा, HX प्लस और HX। इसमें आयोडीन भी आएगा, आयोडीन के लिए बता रहा हूँ। I2 प्लस H2O अगर आप करना चाहोगे तो क्या बन जाएगा, HI प्लस HiO3। लेकिन इसके लिए जो डेल्टा जी होता है ना वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। हाँ, तो ये रिवर्स हो जाएगा। और ये वाली अगर रिएक्शन इसके लिए करे तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती है। हटा दें, ये ब्रोमीन के लिए क्लोरीन जैसे होता है, ब्रोमीन क्लोरीन तो बन जाएगा ना, HOX और HCl HBr। आयोडीन का भी अलग होता है ना, आयोडीन का ही बस अलग होता है। आयोडीन जो का भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है यार, देखना नेक्स्ट। नहीं 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 सो सर मतलब आप बोलोगे क्या, वो तो बता दो। क्या बोलेंगे, कहाँ पे, पीटीएम में। तेरे को थोड़ा ही ना बताऊंगा। सर आप हमें बता दो, हम पेरेंट्स को बता देंगे, पीटीएम की जरूरत नहीं है फिर। देखना पीयूष हटाओ। हाँ सर। चलो ऐसा थोड़ा सा हिंट तो दो, हम थोड़ा ऐसे कसरत वसरत करके आए मार खाने की। देखो अब तुम लोग का एज वैसा नहीं है कि हंटर से छोटा जाएगा, ठीक है। अब वो तो पता है सर, वो तो फिर अब वो वाला एज है कि समझ सकते तो समझ लो, नहीं तो फिर एक साल के बाद खुद समझ में आ जाएगी। चलो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इंटर हैलोजन कंपाउंड लिखते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब X2 की रिएक्शन X2 डैश के साथ करवाना है आपको। क्या बन जाएगा, XX डैश N, यहाँ पे N की वैल्यू होगी 1357। तो इसमें ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। इसमें एक के दो, एक ही होता है, दूसरे के दो होते हैं, तीसरे के तीन, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा ही, ऐसा तू अलग लॉजिक लगा लेते हो, देखना मतलब फ्लोरीन का भी X नहीं बन सकता वही, क्योंकि उसका तो X2 डैश कभी XX डैश में IF आता है, ICL आता है, IBr आता है, BrCl आता है और BrF आता है। अरे ये ऐसे ही आएंगे ना, अगर X डैश क्या आ सकता है, XX डैश आ सकता है, और क्या आ सकता है, XX डैश 3 आ सकता है, XX डैश 5 आ सकता है, XX डैश 7 आ सकता है। अब हम ध्यान से देखना, XX डैश की अगर बात करें अपन तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1 3 5 7। लोन पेयर, इसके अंदर कितना लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 3, हाँ सही है। इसके अंदर लोन पेयर 3, इसके अंदर 2 1 0। ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4 5 6 7। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें अपन, sp3 sp3d2 sp3d sp3d4 d3। 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 सिग्मा एक सिग्मा लोन पेयर, 1 सिग्मा और 3 लोन पेयर, कुछ हो ही नहीं सकता, टेट्राहेड्रल जैसे ही रहेंगे। आगे बढ़ो, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो ये कौन सा शेप होगा, टी शेप हो जाएगा। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर 6 है, मतलब क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। और ये क्या है, 7 0 मतलब कौन सा ये
पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पीबीपी। बता दें? नहीं सर। हाइड्रोलिसिस का आइडिया भी मैंने आपको दे रखा है कि अगर कभी भी जैसे इसका हाइड्रोलिसिस अपन करवा दे X7+H2O, तो यहाँ पे X का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 7 होगा ना? 7। तो 7 वाला कंपाउंड कौन हो बनेगा? HXO4 बनेगा प्लस X, HX डैश बन जाएगा, यही होगा ना? यहाँ पे 7 आ जाएगा। वैसे ही अगर XX-5 का आप करवाना चाहोगे प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा? HXO3 प्लस HX X-X3 का अगर आपने करवाया हाइड्रोलिसिस, HXO प्लस HX डैश, और अगर आपने XX डैश का करवा दिया तो क्या बन जाएगा? HOX प्लस HX डैश। डन? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये पीपीपी क्या है? TPP पीबीपी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखो आप, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट में अब इसके कुछ कंपाउंड आते हैं। सबसे पहले हैलोजन का प्रिपरेशन, तो अपने एनसीईआरटी में फ्लोरीन का प्रिपरेशन दिया नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो, फ्लोरीन का जब प्रिपरेशन करवाते हैं ना अपन, तो इसकी क्या है, बिल्कुल अबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करने वाली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, डी ऑर्बिटल नहीं होते, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, साइज छोटा होता है। ठीक है, इसकी वजह से अगर आपने केफ एक्वस लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे होता है, तो केफ जो होता है ना, इसमें अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया ना, तो क्या हो जाता है, जिसका बनना चाहिए ना वो एट एनोड पे नहीं बन पाता है। एनोड पे क्या बन जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन जाता है, इसलिए केएफ नहीं लेते हैं। केएफ सॉलिड, आयंस ही नहीं होंगे तो आप जबरदस्ती का इसमें मुंह मार रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आयंस ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगा। अगर केएफ आपने लिक्विड लिया, तो लिक्विड लेने पे क्या हो जाता है, काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, बड़े लोगों के लिए यह है। ठीक है, काफी ज्यादा कॉस्टली बन तो जाएगा, एनोड पे क्या बन जाएगा, फ्लोरीन गैस, लेकिन काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। अगर आपने HF लिक्विड लिया, ठीक है, तो HF लिक्विड जो होता है ना, ये कोवैलेंट नेचर का होता है, और कोवैलेंट नेचर होने के कारण ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, इसलिए ना तो KF ले सकते हैं, ना KF सॉलिड, ना KF लिक्विड, ना HF लिक्विड, ये सब ले ही नहीं सकते। फिर क्या करते हैं अपन, आधा आधा काम करते हैं, HF लिक्विड लेते हैं और साथ में KF सॉलिड लेते हैं। ये क्या करेगा, ये लिक्विड इस सॉलिड को आयंस में कन्वर्ट कर देता है, आयंस में कन्वर्ट करने के बाद ये KHF2 बना लेता है, और KHF2 में जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पास करवाओगे ना, तो एनोड पे कौन सा गैस बन जाता है, F2 बन जाता है, और कैथोड पे KH। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मॉइसन प्रोसेस, MOISSANS। सर अभी मैं नोट से ज्यादा तो रिवीजन में पढ़ लिया है। सर ये केएफ लिक्विड इतना महंगा क्यों होता है? क्या बोल रहे हो? केएफ लिक्विड इतना महंगा क्यों होता है? महंगा नहीं है, उसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो महंगे होते हैं। मतलब खाली सीधा सीधा ये केएफ सॉलिड को पिघला देंगे तो मिल जाएगा ना लिक्विड, वही इसलिए केएफ लिक्विड लिया गया है ना, तो जो उसके अंदर प्रोसेस होता है ना, और उसमें मतलब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन भी चलती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्रोसेस काफी कॉस्टली हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। नहीं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, सॉरी कौन सा, हेलोजन और नोबल पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सॉल्व करके आओगे। अच्छा नहीं, अगली एक्सरसाइज 1 आप कंप्लीट करके आओगे, ग्रुप वाले आपसे जो बने वही दूसरी शीट की। ओके
हाँ ओके 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 समझ गए। पार्ट 1 में डिस्कशन करवाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि टेस्ट में ना बस किससे क्वेश्चन आएंगे, क्लोरीन वाले पार्ट से 1 से। ब्यूटेन वाले से। हाँ दूसरी शीट से। हाँ, दूसरी सीट में से नहीं होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे प्रॉपर। चलो मतलब हाँ, उस टॉपिक से उससे। ठीक है, मिलते हैं ना अब अगली क्लास में। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। सर, बाय।